छत्तीसगढ़ में बारिश आफत बन गई है। कोरबा का बांसा झर्रा स्टॉप डैम टूट चुका है और उफान पर नदी नाले हैं। प्रदेश के 10 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, 7 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में लगातार भारी बारिश का दौर देखने को मिल रहा है और मानसून पूरी तरह से सक्रिय है। ऐसे में कोरबा का बांसा झर्रा स्टॉप डैम फूट गया है। उफान पर कई नदी नाले हैं और ऐसे में प्रदेश के 10 ऐसे जिले जहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जहां पर भारी बारिश की संभावना है, तो वहीं 7 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो छत्तीसगढ़ में लगातार भारी बारिश का दौर जारी है और ऐसे में लोगों के लिए ये बारिश अब आफत बन चुकी है। लगातार हो रही बारिश की वजह से जनजीवन प्रभावित है और आम लोगों में हाहाकार मचा हुआ है, क्योंकि मूसलाधार बारिश की वजह से सड़कों पर जलभराव की स्थिति है। लोगों के घरों में पानी घुस चुका है और ऐसे में लोग परेशान नजर आ रहे हैं। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में आफत की बारिश देखने को मिल रही है और 10 ऐसे जिले हैं जहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आप जान लीजिए कि कौन कौन से वो जिले हैं। जशपुर, बलरामपुर, जीपीएम, बिलासपुर, मुंगेली, सारंगढ़, बिलाईगढ़, सक्ती, जांजगीर, रायगढ़, कोरबा, ये वो 10 जिले जहां पर भारी बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं आपको बता दें कि कई ऐसे जिले हैं जहां पर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। 7 जिले छत्तीसगढ़ के जहां पर येलो अलर्ट जारी है। सरगुजा, कोरिया, एमसीबी, सूरजपुर, बलौदाबाजार, बेमेतरा और कबीरधाम में येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो देखिए, लगातार भारी बारिश के बाद छत्तीसगढ़ के कई ऐसे जिले हैं जहां पर बाढ़ जैसे हालात है, क्योंकि नदी नाले उफान पर है और जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित है। लोगों के घरों में बारिश का पानी घुस चुका है और ऐसे में नगर निगम और प्रशासन के दावों की भी पोल खुलती नजर आ रही है कि बारिश के पहले जिस साफ सफाई की बात नगर निगम की तरफ से की जाती है, वो तो ऐसा कुछ काम किया ही नहीं गया, क्योंकि लोगों के घरों तक पानी घुस चुका है। नदी नाले पूरी तरह से उफान पर हैं और ऐसे में जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित है। लोग गंदे पानी के बीच रहने को मजबूर हैं और देखिए, सड़कों पर जलभराव की स्थिति इस कदर है कि जो भी गाड़ियां सड़कों से होकर गुजर रही हैं, वो लगभग डूबती नजर आ रही हैं और ऐसे में लोगों के जान भी जोखिम में है, क्योंकि लोग जान जोखिम में डालकर नदी नाले पार करते नजर आ रहे हैं। और हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं। आपको तस्वीरें दिखाने के लिए मनेंद्रगढ़ से अविनाश चंद्र और कोरिया से ऋतिक शिवहरे जुड़ गए हैं। सबसे पहले ऋतिक, मैं आपके पास आना चाहूंगी, कोरिया में बारिश के बाद किस तरह के हालात हैं? देखिए, यहाँ बारिश ने पूरी तरह से जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। चारों ओर नगर पालिका के जो दावे हैं नाली सफाई की, वो पूरी तरह से पोल उनकी खुल चुकी है। सड़कों पर पानी जमा है, नाले नदी लगातार ओवरफ्लो कर रहे हैं। प्रशासन ने लोगों से एडवाइजरी जारी की है कि किसी भी छोटे नाले को पार ना करें। साथ ही जो किसान है वो अब खेती की तरफ जा चुके हैं और अपनी खेती के काम में जुट चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में एक संशय है कि ज्यादा बारिश हुई तो कहीं खेतों में जल भराव की स्थिति न हो जाए। सड़कों पर लगातार पानी भर चुका है, कई जगह नदी नाले ओवरफ्लो कर रहे हैं, पुलों के ऊपर से पानी बह रहा है, जहाँ लोगों को अब ये डर सता रहा है कि उनके गाँव कहीं न कहीं संपर्क जो है वो जिला मुख्यालय से कट न जाए। बिजली भी लगातार बारिश से बाधित हो रही है, क्योंकि हवाएं तेज चल रही हैं, कई जगहों पर पेड़ और तार भी टूट रहे हैं, जिससे बिजली सप्लाई भी बाधित हो रही है। और जो सड़कों पर पानी है लगातार भर गया है, नालियां जो है वो पूरी तरह से ओवरफ्लो कर रही है। यहाँ तक की नौबत आ गई कि लोगों के घरों में भी पानी घुस रहा है। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो लगातार भारी बारिश से हर तरफ तबाही मची हुई है और लोग पूरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन मनेंद्रगढ़ में किस तरह के हालात है अविनाश, वहां की भी तस्वीरें दिखाइएगा, स्थिति बताइएगा। प्रतिज्ञा जी, आपको बताना चाहेंगे कि एमसीबी जिले के चाहे वनांचल क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, यदि वनांचल क्षेत्र की बात की जाए तो वनांचल क्षेत्र में लगातार पानी गिर रहा है, शहरी क्षेत्र में लगातार पानी गिर रहा है, जहां पर छोटे छोटे नौजवान बच्चे विद्यालय जाते हैं, लेकिन छोटे छोटे नालों में जहां पर पुल पुलिया की व्यवस्था नहीं है, वहां पर बहुत दिक्कत हो रही, बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पा रहे। वहीं आपको बता दें कि नगर पालिका निगम की यदि बात की जाए तो यहाँ पर उनके स्वच्छता अभियान की पोल खुलती चल आ रही है। यहाँ पर नालियां जो है जाम है, जिसके कारण से घरों में पानी चले जा रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि सड़कें भी कई जगह से उखड़ना शुरू हो गई है और नगर पालिका निगम उसको मिट्टी डालकर उस पर लीपा पोती का काम कर रहा है। यानी कि कुल मिलाकर जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित है और नगर निगम के दावों की पोल खुलती नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम अपडेट देने के लिए। और इधर देखिए, अंबिकापुर के सरगुजा में लगातार बारिश का दौर जारी है और कई बांध जो लबालब हो चुके हैं। जल संसाधन विभाग बांधों को लेकर अलर्ट पर है। बांध में 90% पानी भरने से खतरे के संकेत दिखते ही बांध के गेट खोल दिए गए हैं, जिसके बाद अब सभी नहर और नाले जो हैं वो लबालब हो गए। लगातार 10 दिनों से बारिश का दौर जारी है और लोगों को
थोड़ी सी राहत अब मिली है कि आज सुबह से बारिश नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ पर बारिश के बाद आपको बता दें कि बांध पूरी तरह से लबालब हो चुका है। ऐसे में जल संसाधन विभाग भी पूरी तरह से अलर्ट मोड में है, क्योंकि बांध में 90% पानी भरने से खतरे के संकेत भी दिखाई दे रहे हैं। तो इधर देखिए, महासमुंद में आपको बता दें कि जमीन धंसने से बड़ा हादसा हुआ है। जमीन धंसने से युवक नदी में बह गया है। स्टॉप डैम के किनारे खड़ा था युवक। लापता युवक का सुराग अब तक नहीं मिल पाया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में जुटी है। 2 दिन तक रेस्क्यू के बाद भी युवक नहीं मिला। सरायपाली के रक्सा गांव की यह घटना बताई जा रही है। रक्सा गांव के शोभाराम पांडे का अब तक सुराग नहीं मिल पाया है। तो देखिए, महासमुंद में जमीन धंसने का मामला सामने आया और इस हादसे में एक युवक नदी में बह गया। स्टॉप डैम के किनारे खड़ा था युवक और वहां पर जमीन धंसने के बाद युवक नदी में बह गया और अब वो 2 दिनों से लापता है। लापता युवक का अब तक सुराग नहीं मिल पाया। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में जुटी हुई है। इधर छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। पुल के ऊपर पानी बहने से कई गांवों का संपर्क टूट चुका है और आप ये तस्वीरें देखिए, जिसमें एक देवनगर से पोड़ी मार्ग की है, तो वहीं दूसरी तस्वीर आपको धनेशपुर से पंडरी तक जाने वाले लोगों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, गांव का सुगम जो आवागमन है वो पूरी तरह से बाधित हो चुका है। आपको बता दें कि लगभग 2 दर्जन से अधिक गांवों के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पुल के ऊपर पानी भरने से दुर्घटना की आशंका बनी हुई है। सूरजपुर जिले के रामानुजनगर ब्लॉक के गांव का ये पूरा मामला है। तो देखिए, ये तस्वीर सूरजपुर से सामने आई है, जहां पर पुल और पुलिया नदी के ऊपर का नजर ही नहीं आ रहा, क्योंकि लगातार बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। ऐसे में लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार करने को मजबूर हैं। और चलिए आगे बढ़ेंगे अन्य खबरों की ओर। ईडी रायपुर जोनल कार्यालय ने बड़ी कार्रवाई की है। सोना तस्करी सिंडिकेट से जुड़े सदस्यों के खिलाफ एक्शन लिया है। सचिन केदार और पुरुषोत्तम कवले की संपत्ति अटैच की गई है। 3 करोड़ 76 लाख की संपत्ति अटैच की गई है। मामले में अब तक करीब 65 करोड़ की संपत्ति अटैच की गई है और सीज भी कर ली गई है। तो देखिए, बड़ी खबर है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से, जहां पर ईडी रायपुर जोनल कार्यालय ने बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि सोना तस्करी सिंडिकेट से जुड़े सदस्यों के खिलाफ ये एक्शन देखने को मिला है। सचिन केदार और पुरुषोत्तम कवले की संपत्ति इस पूरे मामले में अटैच की गई है। 3 करोड़ 76 लाख की संपत्ति अटैच की गई है और इस मामले में अब तक करीब 65 करोड़ की संपत्ति अटैच और सीज की गई है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में ईडी जोनल कार्यालय ने बड़ी कार्रवाई की है और बड़ी कार्रवाई करते हुए सोना तस्करी सिंडिकेट से जुड़े सदस्यों के खिलाफ एक्शन लिया है और इस पूरे मामले में सचिन केदार और पुरुषोत्तम कवले की संपत्ति अटैच की गई है। 3 करोड़ 76 लाख की ये संपत्ति है और इस मामले में अब तक 65 करोड़ की संपत्ति अटैच और सीज की जा चुकी है, जिसमें से 3 करोड़ 76 लाख की संपत्ति अटैच की गई है। और इस खबर पर अधिक अपडेट के साथ अनमोल तिवारी लाइव जुड़ गए हैं। अनमोल, देखिए, सोना तस्करी सिंडिकेट के अब जितने भी सदस्य हैं उनके खिलाफ एक्शन देखने को मिल रहा है छत्तीसगढ़ में। आगे किस तरह की कार्रवाई होती हुई? बिल्कुल, देखिए, बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है ईडी की तरफ से और देखिए इसमें लगभग 65 करोड़ की संपत्ति अटैच किए गए हैं 2 आरोपियों के। और देखिए, ये संपत्ति दरअसल अवैध रूप से विदेश से छत्तीसगढ़ में लाकर सोना खपाया गया है, उससे अवैध संपत्ति बनाया गया था और इसी संपत्ति को जो है अब ईडी ने कुर्क किया है। और अब देखिए, इसमें मसला ये है कि देखिए, विदेश से सोने को लाया जाता था और इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर यानी कि कोलकाता से फिर इसे जो है छत्तीसगढ़ के दुर्ग, रायपुर और महाराष्ट्र के नागपुर, मुंबई तक जो है खपाने के लिए ले जाया जाता था और फिर अवैध धन की उगाही की जाती थी। इसमें देखिए, जो ईडी ने आधिकारिक बयान जारी किया है उसके मुताबिक लगभग देखिए अवैध संपत्ति लगभग 260 करोड़, बहुत बड़ा आंकड़ा है, 260 करोड़ रुपए जो है अवैध धन जो है इससे लाभ कमाया गया है सोने का तस्करी करके। और इसी क्रम में देखिए ईडी ने 2 आरोपियों को देखिए जो है उनके संपत्तियों को जब्त किया गया है और जल्दी देखिए इन पर कार्रवाई भी हो सकती है। विजय वैद्य हैं, जिनको बिकी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बहुत बड़ी कार्रवाई है और देखिए, ये जो सोना तस्कर हैं ये सोने को लाते थे विदेशों से और फिर इसे जो है अलग अलग नामी गिरामी ज्वेलर्स की दुकानों पर इसे खपाते थे और इसके बदले में भारी भरकम पैसे लेते थे। तो कुल मिलाकर ईडी की जांच तो इस मामले में तेज हो गई है। आने वाले समय में देखिए और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप नजर बनाकर रखिएगा इस पूरी खबर पर। अनमोल, फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए।
और देखिए मानसून के बीच रेलवे अलर्ट मोड पर है। रायपुर के 43 अंडरब्रिज का रेलवे मेंटेनेंस करने वाला है। अंडरब्रिज में 5 से 20 हॉर्स पावर तक के पंप लगेंगे। जल भराव की स्थिति को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है। तो देखिए छत्तीसगढ़ में मानसून के बीच रेलवे भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। ऐसे में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के 43 अंडरब्रिज का रेलवे अब मेंटेनेंस करने वाला है। अंडरब्रिज में 5 से 20 हॉर्स पावर तक के पंप लगाए जाएंगे। जल भराव की स्थिति को देखते हुए रेलवे ने ये बड़ा फैसला लिया है, क्योंकि लगातार भारी बारिश हो रही है और जितने भी अंडरपास है, अंडरब्रिज है, वहां पर जल भराव की स्थिति है। अब ऐसे में रेलवे भी अलर्ट मोड पर है। रेलवे अब रायपुर के 43 अंडरब्रिज का मेंटेनेंस करने वाला है और वहां पर 5 से 20 हॉर्स पावर तक के पंप लगेंगे। तो देखिए रेलवे अब पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है, क्योंकि भारी बारिश के बीच मानसून के बीच कई जगहों पर अंडरपास पर, अंडरब्रिज पर पानी भर चुका है, जल भराव की स्थिति है। तो ऐसे में रेलवे ने अब एक बड़ा एक्शन लिया है, बड़ी कार्रवाई रेलवे करने वाला है, क्योंकि रायपुर के 43 अंडरब्रिज ऐसे हैं जहां पर मेंटेनेंस किया जाने वाला है। अंडरब्रिज में 5 से 20 हॉर्स पावर तक के पंप लगेंगे। और इसी बीच बड़ी खबर, शराब घोटाले मामले से जुड़ी हुई ईओडब्ल्यू आबकारी अधिकारियों के खिलाफ चालान पेश करेगी। 23 से ज्यादा आबकारी अफसर आरोपी पाए गए हैं। अफसरों ने सिंडिकेट बनाकर शराब घोटाले को अंजाम दिया है। तो बड़ी खबर मिल रही है शराब घोटाले मामले से जुड़ी हुई, और बड़ा अपडेट यह है कि ईओडब्ल्यू आबकारी अधिकारियों के खिलाफ अब चालान पेश करने वाली है। तो देखिए ईओडब्ल्यू अब जो चालान पेश करेगी वो आबकारी अधिकारियों के खिलाफ करेगी। इसमें 23 से ज्यादा आबकारी अफसर आरोपी बनाए गए हैं। अफसरों ने सिंडिकेट बनाकर शराब घोटाले को अंजाम दिया और इस पूरे मामले में, शराब घोटाले मामले में लगातार कार्रवाई भी जारी है। इस मामले में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा भी ईओडब्ल्यू की गिरफ्त रिमांड पर है और वहां पर लगातार उनसे भी पूछताछ की जा रही है। इस पूरे मामले में लगातार कार्रवाई की जा रही है, लेकिन अब ईओडब्ल्यू आबकारी अधिकारियों के खिलाफ चालान पेश करने वाली है। 23 से ज्यादा आबकारी अफसर आरोपी बनाए गए हैं और आपको बता दें कि करोड़ों का ये घोटाला है और इस मामले में लगातार ईओडब्ल्यू एक्शन मोड में है। और इधर देखिए पीसीसी चीफ दीपक बैज आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे दीपक बैज। किसान जवान संविधान सभा की तैयारी की जानकारी देंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी इसमें शामिल होंगे। प्रदेश के नेताओं की 7 जुलाई को बैठक लेने वाले हैं। तो देखिए आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पीसीसी चीफ दीपक बैज आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। किसान जवान संविधान सभा की तैयारी की जानकारी देंगे मल्लिकार्जुन खड़गे, और इसमें वो भी शामिल होने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। तो इसीलिए इसकी जानकारी आज दीपक बैज देने वाले हैं। प्रदेश के नेताओं की 7 जुलाई को बैठक लेंगे। और देखिए रायपुर में आज बीजेपी की कार्यशाला होने वाली है। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री इसमें शामिल होंगे। सभी जिलों के संयोजक इसमें उपस्थित रहेंगे। भारत सरकार की सांस्कृतिक एकता पहल है। 2015 में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसकी शुरुआत हुई थी राज्यों की संस्कृति और भाषा को जानने का उद्देश्य, और इसी उद्देश्य के साथ आज कार्यशाला का आयोजन छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में किया जा रहा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यशाला का आयोजन है और बीजेपी प्रदेश कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। सभी जिलों के संयोजक भी उपस्थित रहेंगे। भारत सरकार की सांस्कृतिक एकता ये पहल है और 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी। राज्यों की संस्कृति और भाषा को जानने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी और आज इस कार्यक्रम को लेकर, एक भारत श्रेष्ठ भारत को लेकर कार्यशाला का आयोजन रायपुर में किया जाना है। और वही देखिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय संसदीय रिपोर्टिंग कार्यशाला के आयोजन में शिरकत करेंगे। सीएम विष्णुदेव साय इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। जिला पंचायत अध्यक्ष प्रशिक्षण कार्यक्रम में भी सीएम मौजूद रहेंगे। जनप्रतिनिधियों के काम का मंत्र देंगे सीएम और आवास एवं पर्यावरण विभाग की समीक्षा बैठक में भी शामिल होंगे। मंत्री ओपी चौधरी भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो बड़ी खबर है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को लेकर, संसदीय रिपोर्टिंग कार्यशाला का आयोजन आज रायपुर में होना है। इसमें सीएम विष्णुदेव साय शामिल होंगे। जिला पंचायत अध्यक्ष प्रशिक्षण कार्यक्रम में भी सीएम मौजूद रहेंगे और जनप्रतिनिधियों के काम का मंत्र भी देंगे सीएम। आवास एवं पर्यावरण विभाग की समीक्षा बैठक है और इस बैठक में भी सीएम शिरकत करेंगे। उनके साथ मंत्री ओपी चौधरी भी मौजूद रहेंगे।
इधर देखिए, छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में एक ऐसा सरकारी प्राइमरी स्कूल है जिसमें सिर्फ 3 बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों है, आप ये रिपोर्ट देखिए। केवल 3 बच्चों की पाठशाला और खर्च होते सालाना 12 लाख रुपए। छत्तीसगढ़ में कई स्कूल ऐसे हैं जो शिक्षकों की कमी से परेशान हैं और छात्रों का भविष्य अंधकार में है। लेकिन छत्तीसगढ़ में एक ऐसा स्कूल भी है जहां महज 3 छात्रों के लिए 2 शिक्षक मौजूद हैं। दरअसल धमतरी जिले के नाथोकोन्हा में स्कूल है जहां केवल 3 बच्चे पढ़ रहे हैं, जिनको पढ़ाने के लिए 2 शिक्षक हैं, एक हेडमास्टर और दूसरा सहायक शिक्षक। और शिक्षा विभाग इस सरकारी स्कूल के संचालन पर सालाना लाखों रुपए खर्च कर रहा है। हेडमास्टर बताते हैं, इसी साल इस स्कूल में बच्चों की संख्या कम है। हमारे स्कूल में सर क्या है, बस्ती छोटा सा गांव है और चारों तरफ पहाड़ है और यहाँ आसपास बच्चे बहुत कम है। मतलब अभी इस समय 3 ही बच्चे हैं कक्षा पहली में। अच्छा, 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे। वहीं गांव के सरपंच बताते हैं कि गांव की जनसंख्या करीब 150 की है। गांव में छोटे उम्र के बच्चे नहीं हैं। 3 बच्चे हैं, वो प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई करते हैं। बाकी बच्चे बड़े हैं, वो मिडिल स्कूल केरे गांव जाते हैं। गांव की जनसंख्या वही 150 करीब। यहाँ स्कूली बच्ची वही है कि प्राथमिक शाला है, लेकिन बच्चे कम हैं। अभी स्कूल में 3 बच्चे रहते हैं और 2 टीचर हैं यहाँ। इधर जिला शिक्षा विभाग के अफसरों का कहना है कि शासन के निर्देशानुसार वनांचल इलाके में यदि सरकारी स्कूल में दर्ज संख्या नगण्य भी रहे या फिर 1, 2 या 3 बच्चे रहें, उनके लिए 2 शिक्षक नियुक्त रहेंगे। विशेषकर वनांचल क्षेत्र में दर्ज संख्या यदि नगण्य भी है, 1, 2, 3 बच्चा भी है, तो वहाँ 2 का स्टाफ रहेगा। एक और जहां देश भर में स्कूलों में संसाधनों की कमी है, वहीं धमतरी के इस स्कूल में 3 बच्चों पर 12 लाख सालाना खर्च किया जा रहा है। अब सवाल उठता है कि क्या सरकारी संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल के लिए अब शिक्षा नीति में बदलाव की जरूरत है। विस्तार न्यूज के लिए धमतरी से अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट। वहीं देखिए, छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले को कभी शिक्षाधारी जिला और भिलाई को एजुकेशन हब कहा जाता था। आज वो खुद सवालों के घेरे में है। जर्जर भवन, शिक्षकों की कमी और प्रशासनिक उदासीनता बच्चों का भविष्य निकल रही है। दुर्ग जिले के धमधा ब्लॉक के करीब 30 किलोमीटर दूर एक स्कूल में 11वीं की छात्राएं कॉमर्स की पढ़ाई के लिए संघर्ष कर रही हैं। वहां एकमात्र शिक्षक हैं, वो भी दिव्यांग। ब्लैक बोर्ड पर पढ़ा नहीं सकते। छात्राएं मजबूरी में खुद पढ़ रही हैं और अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। हमें विष्णु प्रसाद साहू सर चाहिए बस। वो अच्छे अभी जो पिछले वर्ष जो निकले हैं ना, बहुत अच्छे प्रतिशत से पास हुए और इस वर्ष वाणिज्य संकाय बंद किए जा रहे हैं। तो इस वर्ष बोर्ड क्लासेस सर अभी तक क्लास स्टार्ट नहीं हो, सभी क्लास स्टार्ट हो गए हैं। हम लोगों को क्लास स्टार्ट नहीं और 11वीं में वाणिज्य दिए नहीं जा रहे हैं। स्कूल का प्लास्टर अभी गिरा है 2-3 दिन पहले। उसकी जानकारी भी CSC के माध्यम से DO सर को दिए हैं। बालिका शौचालय भी पिछले सत्र का गिरा हुआ है, उसकी भी जानकारी कार्यालय को दिए। बिल्डिंग जो गिरा है उसको और शौचालय को मरम्मत के बगैर उपयोग मत करना, ऐसा मौखिक निर्देश देकर गई थी, लेकिन मरम्मत अभी तक नहीं हो पाए। इधर कवर्धा जिले में अवैध शराब कारोबार बढ़ता जा रहा है, जहां राजदीप कंपनी के एरिया मैनेजर समीर साहू की मिलीभगत से सरकारी शराब दुकानों से शराब सीधे कोचियों तक पहुंचाई जा रही है। पुलिस ने ट्रांसपोर्ट नगर में 2 कोचियों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने रैकेट का खुलासा किया, लेकिन बाद में उन्हें कोर्ट से बेल मिल गई। QR कोड केवल दिखावा है और आबकारी विभाग की लापरवाही के कारण शराब की बिक्री और वितरण लगातार जारी है, जिससे युवाओं में नशा फैल रहा है। प्रशासन पर दबाव है कि इस अवैध कारोबार पर कड़ी कार्रवाई करे, नहीं तो स्थिति और बिगड़ती चली जाएगी। नगर CSMCL शॉप कस्टमर काउंटर पे ही मिला है, स्कैन नहीं किया, स्कैन करके नहीं दिए हैं देसी वालों को, काउंटर वाले 80 रुपये 15 में लिया 15 उसको खरीदी करने बोले थे सर, उसको वहीं वापसी कराते हैं, वही कॉल करते वहाँ और काउंटर में गलती निकलती, ओवर प्राइसिंग होता या कुछ भी, तो वो लड़के को काउंटर से हटा देते, हम लोग का वहाँ सामान तत्काल वापसी करते, वो कैश वो वापस हो जाता है। हम लोग समीर साहू ने मतलब हमको खरीदी करना है, राजदीप एंटरप्राइज कंपनी में है, लोकेशन मैनेजर है यहाँ। QR कोड से ही शराब निकल रही है। ये जो वीडियो में जो लड़के बोल रहे हैं ये तथ्यात्मक नहीं है। बिना स्कैन किए दुकान से शराब निकल ही नहीं सकती। यदि ऐसी निकलेगी तो स्टॉक का मिलान ही नहीं होगा और गंभीर वित्तीय अनियमितता हो जाएगी। और हमारा डे बाई डे हमारे शराब दुकानों में जब लोडिंग होती है स्टॉक की, तो कंप्यूटराइज स्लिप निकलती है जिसमें जितना माल बिका है
उस कितना बचा और कितना पैसा का माल बिका है तुरंत निकल जाता। वहीं देखिए, तिब्बती समुदाय के धर्मगुरु दलाई लामा का 90वां जन्मदिन 6 जुलाई को मनाने की तैयारी मैनपाट में जोरों के साथ की जा रही है। इसके लिए मैनपाट के सभी तिब्बती कैंपों को आकर्षक तरीके से मंत्र लिखे झंडों के माध्यम से सजाने की तैयारी भी चल रही है। ये झंडे बड़े खास और आकर्षक हैं। इन झंडों में भारत और चीन के बॉर्डर सहित देश के अलग अलग हिस्से में तैनात जवानों की जीत और सुरक्षा की कामना की गई है। आप ये रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ का शिमला कहे जाने वाले मैनपाट में सैकड़ों की संख्या में तिब्बती शरणार्थी परिवार रहते हैं और आप जब भी उनके कैंप में पहुंचेंगे तो आपको रंग बिरंगे झंडे दिखाई देंगे और इन झंडों में तिब्बती भाषा में लिखे हुए मंत्र और तस्वीरें भी दिखाई देती हैं। इन झंडों को तिब्बती समुदाय की महिलाएं बनाती हैं, जिनमें देश की सरहद में सुरक्षा के लिए तैनात जवानों की जीत और उनकी रक्षा के लिए मंत्र लिखे जाते हैं। तिब्बती समुदाय के धर्मगुरु दलाई लामा का 6 जुलाई को जन्मदिन है और जन्मदिन की तैयारी चल रही है। देखिए दलाई लामा की तस्वीर देखिए और मैं तिब्बती कैंप में हूँ। तिब्बती नंबर 1 का मैनपाट का कैंप है और ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये झंडा है। तिब्बती समुदाय के जो अलग अलग जो मंत्र होते हैं उन्हें इसमें लिखा जाता है और उसके बाद इसे पूरे अलग अलग जो कैंप हैं वहाँ पर इसको लगाया जाता है। ये हम लोग लुंगदा जैसे है ना, हम लोग मनोकामना पूरा होने के लिए इसके लिए ये इसको लगाते हैं। सेलिब्रेट तो इस पर दलाई लामा जी का 90 वर्ष का सेलिब्रेशन करना चाहते हैं बहुत धूमधाम से। 10 किलो, हाँ ऐसे ही समझो, 10 किलो जितना आदमी है हाँ, उसी हिसाब से केक बहुत बड़ा सा। इतना ही नहीं, तिब्बती समुदाय में घोड़े का भी खास महत्व है, इसलिए यहाँ पर लगाए जाने वाले कई मंत्र वाले झंडों में घोड़े की तस्वीर भी लगाई जाती है और कामना की जाती है कि मंत्र तेजी से काम करेंगे और तरीके से काम करेंगे। इसी तरह कई झंडों में तारा देवी की तस्वीर भी लगाई जाती है। तारा देवी ठीक उसी तरीके से बौद्ध धर्म की देवी है जिस तरीके से हिंदू धर्म में लक्ष्मी, सरस्वती समेत दूसरी देवियों को माना जाता है। गोरा है, सिर्फ गोरा है। जितना गोरा देश दौड़ेगा उतना ये मनोकामना हम लोग का पूरा हो जाता है। तारा देवी जैसे आप लोग भगवान लक्ष्मी देवी होते हैं, उससे फोटो होता है ना, उस टाइप का ये तारा देवी का फोटो है। तारा देवी से मनोकामना भी पूरा होते हैं और जैसे अपना को दुर्घटना ऐसे कुछ होगा उससे इसका मंत्र जो हम लोग पढ़ेंगे ना तो वो भी घट जाते हैं। बता दीजिए। वहीं इधर देखिए, बस्तर में बीते एक सप्ताह से रुक रुक कर बारिश जारी है, जिसके चलते बस्तर के जलप्रपात अब पूरे शबाब पर हैं। मिनी नियाग्रा फॉल्स के रूप में प्रसिद्ध चित्रकूट जलप्रपात को देखने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं और बस्तर के अलावा देश दुनिया के पर्यटकों के लिए भी चित्रकूट जलप्रपात बड़ा पर्यटन केंद्र रहा है। चित्रकूट जलप्रपात में विशाल जलधारा को देखकर हर कोई रोमांचित है। बस्तर में हो रही मूसलाधार बारिश से ये जलप्रपात उफान पर है। मानसून के समय ये जलप्रपात और भी मनमोहक और आकर्षक हो जाता है। इसकी जलधारा दूर से देखते ही बनती है और यही वजह है कि यहाँ बारिश के महीने में पर्यटक देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी खींचे चले आते हैं।